हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं गवर्नमेंट स्कीम जो कि सितंबर की है गाइस, विजय मैगजीन की। लेकिन गाइस, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वैसे कि एक बात चली रही है कि डेली बेसिस पर कोई एक गवर्नमेंट स्कीम आपको प्रिपेयर करा दी जा रही है। और इस तरह प्रिपेयर कराई जा रही है, इस तरह से आपके प्रीलिम्स में पेपर में क्वेश्चन आए या मेंस में क्वेश्चन कहीं अटके तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं स्कीम्स के तहत। स्कीम्स गाइस हर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो अभी हम जो आज की स्कीम लेने जा रहे हैं उस पे हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। अब देखो, समझो बात समझो। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने काफी अच्छा काम किया, सरपास कर दिया इनिशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गोल्स को और अलग अलग तरह से जॉब क्रिएट करी है। अब सबसे बड़ी बात है जो ये ABRY है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जब ये लाई गई तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे और इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन से साल में ये आई, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन लोग हैं जिनको लिया जाएगा इस स्कीम के तहत, वो सारी ही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला ही इसका ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करना, यानी कि जो नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के साथ जोड़ देना, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। वो बेसिकली रोजगार दे रहे हैं लोगों को और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनके बढ़ा देने हैं। फिर दूसरा काम क्या करना है, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था जॉब्स का, एम्प्लॉयमेंट का, उसको रिस्टोर करने के लिए ये स्कीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। फिर तीसरी चीज़, हम एम्प्लॉयर का फाइनेंशियल बर्डन कम करना चाहते थे। तो इसीलिए स्पेसिफिकली योर MSME सेक्टर्स, जो आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाला सेक्टर है, उसको इनकरेज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वर्कर्स को हायर किया जाए। कह रहा है लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो कह रहा है इसको इम्प्लीमेंट करता है EPFO। आपको EPFO के बारे में पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है EPFO का, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका काम ही गाइस देखो, ये एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का ये काम करता है, तो आपने जब भी कभी देखो करा हो आपने अगर कोई काम, अगर तो आपका भी PF अकाउंट होता ही होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद, है ना। तो वही इस पे सारा काम कौन कर रहा होता है, EPFO ही संभाल रहा होता है बेसिकली ये काम। तो एक तरह की आप समझ लो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड है, एडमिनिस्टर करती है, कंट्रीब्यूट करती है, पोर्टल है एक तरह का इसमें, तो काफी कुछ EPFO यहाँ पर काम करती है। अब जो ये आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, इसको सबसे पहले कमेंस करा गया 1 अक्टूबर 2020 में। रजिस्ट्रेशन इसके ओपन रखे गए 30 जून 2021 तक। तो गवर्नमेंट ने इसको लेटर एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 भी करा। अब इसके बेनिफिट कौन ले सकते हैं? इसका बेनिफिट वो लोग ले सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 24 वेज मंथ के लिए ले सकते हैं। जब से आपने रजिस्ट्रेशन न्यू एम्प्लॉय की तरह कराया है, तो 24 मंथ का वेज मंथ आपको इसमें मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, जहाँ पर एम्प्लॉयर जो रिमिट करते हैं, कंट्रीब्यूशन डालते हैं, है ना, उनका सितंबर 2020 तक डालकर ड्यू डेट जो उसकी थी उसी रेफरेंस बेस एम्प्लॉयज को कर दिया। क्योंकि जितने भी आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, जिनके EPS कंट्रीब्यूशन है, वो सब रिमिट करके ECR फाइल कराई गई फॉर अ वेज मंथ ऑफ सितंबर 2020 ड्यू डेट तक कराते हुए ऐसा करा गया। अब यहाँ पर समझना है कि इस इस्टेब्लिशमेंट की क्या क्राइटेरिया होता है, कौन लोग एलिजिबल हैं। तो सबसे बड़ी बात याद रखना, वो लोग एलिजिबल हैं जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे बिफोर द commencement ऑफ दिस स्कीम शेल हैव एम्प्लॉय ओवर एंड अबव द रेफरेंस बेस। यानी कि मिनिमम 2 नए एम्प्लॉयज होने चाहिए। जो रेफरेंस बेस है एम्प्लॉय का, अगर वो लेस देन इक्वल टू 50 है तो वो होंगे। मिनिमम 5 नए एम्प्लॉय होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो किसी भी नई इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए कवर करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए फ्रॉम दिस डेट ये काम करना है। तो रेफरेंस बेस ऑफ एम्प्लॉइज शेल बी ट्रीटेड एज 0 लिया जाएगा। बेनिफिट्स को एलिजिबल करने के लिए सभी जितने न्यू एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको लिया जाएगा। जितने भी नए एलिजिबल एम्प्लॉइज आएंगे उन सबको बेनिफिशियरी में लिया जाएगा। कह रहा है लेकिन इसके फायदे क्या होंगे? कह रहा है इसके बड़े बेहतरीन फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि जो 1000 एम्प्लॉई इस्टेब्लिश करे गए हैं, गवर्नमेंट उनको क्या देगी, 12% एम्प्लॉयज देगा उसकी तरफ से और 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा इस अकाउंट में। इस अकाउंट में जो आपने प्रोविडेंट फंड वाला अकाउंट खुलवा रखा है वहां पर। इसमें मोर देन 1000 एम्प्लॉयज अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे ओनली
एम्प्लॉय पीपीएफ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर देगा नए एम्प्लॉयज़ का। जो 12% वेज था, एम्प्लॉयर का प्रेशर काफ़ी कम हो। बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट यहाँ पर डाल रही है। फिर कह रहा है कि कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जिसमें कोई 1000 से कुछ थोड़ा लगा लो सितंबर 2020 तक जितने रहे, वो स्टिल उनके जो मिलते जा रहे हैं एम्प्लॉयर का शेयर, तो वो अपना करते रहें। और दूसरा, अगर ईपीएफ का जो नंबर है एक्सीड कर दे जाता है, तो फिर वो ड्यूरिंग द मंथ स्कीम चेक कर लिया जाएगा। अब मान लो जो नए एम्प्लॉइज़ आए हैं, उसको इस स्कीम से क्या मदद मिलेगी? कह रहा कोई भी एम्प्लॉयी अगर वो 15,000 से कम पैसा कमाता है और अगर वो काम नहीं कर रहा है किसी एस्टेब्लिश रजिस्टर्ड में विद ईपीएफओ का कोई अकाउंट भी नहीं है 1 अक्टूबर 2020 से पहले, या उसका अगर कोई अकाउंट नंबर नहीं है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है, कोई ईपीएफ का अकाउंट नंबर नहीं है प्रायर टू दिस, तो वो सभी एलिजिबल है स्कीम के तहत। या कोई भी ईपीएफ मेंबर जो है उसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, उसकी मंथली वेज 15,000 से कम है और उसने एग्जिट कर दिया एम्प्लॉय से, वो चला गया क्योंकि जॉब उसकी चली गई कोविड की वजह से, और उसने एम्प्लॉयमेंट अब तक कहीं नहीं ज्वाइन करा है, तब भी वो इसका बेनिफिट उठा सकता है। तो देखो उसके लिए भी कितना बेनिफिट। फिर ये कह रहा है कि एनी एलिजिबल न्यू एम्प्लॉयज अंडर द स्कीम शैल बिकम इनएलिजिबल। कह रहा है याद रखो, कोई नया एम्प्लॉई जो ऑलरेडी किसी दूसरी स्कीम्स में जा रखा है, कोई और, जैसे इसमें बोल रहा है ना कि एनी एलिजिबल न्यू एम्प्लॉयज अंडर द स्कीम शैल बिकम इनएलिजिबल, ऑलरेडी जो एलिजिबल है और उसका मंथली वेज अगर एक्सीड कर गया है 15,000 से, तो फिर वो इनएलिजिबल हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना। तो 15,000 का सिस्टम है यहाँ पर सारा। 49,000 तक गया वो, तो उसके बाद आप फिर वो चला जाएगा। कह रहे या कोई एम्प्लॉय अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में या इन योजनाओं में, तब भी याद रखना वो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के पार्ट नहीं बन पाएगा। ये प्लीज याद रखना मेरी बात को, कि कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। ये दोनों ही बातें होनी चाहिए। तो याद रखो कि कहाँ कहाँ मैंने बताया एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जस्ट रिवाइज वंस। देखो, सबसे पहले समझो कौन लोग एलिजिबल नहीं है। वो लोग बेनिफिशियरी एलिजिबल नहीं है जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में ऑलरेडी उनको वहां पर नाम मिला हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में जो ऑलरेडी है उसको नहीं मिलेगा गाइस। ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अब याद रखो, अगर क्योंकि ये आ ही गया है पीएमआरपीवाई के बारे में, तो समझ लो ये है क्या, ये स्कीम आई ही कब और इसके तहत करने की कोशिश क्या की जा रही है, क्यों कहा जा रहा है कि ये एलिजिबल नहीं होंगे। देखो, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन जो योजना थी, इसका भी यही काम था कि एम्प्लॉयर को इंसेंटिवाइज करना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ। तो फुल एम्प्लॉयर जो होता था वो एमपीएस के तहत 12% कंट्रीब्यूट करता था फॉर न्यू एम्प्लॉयज फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स, है ना। उसके बाद इस स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर काम कर रही थी। 2016 से ये काम चल रहा था। बाद में टर्मिनल डेट थी इसकी 2019 तक की। तो आप समझ रहे हो, इसका काम भी यही था एक्चुअली में। प्रधानमंत्री बेसिकली जो रोजगार प्रोत्साहन योजना है, इसका काम ही यही था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाना। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस पे काम कर रही थी, उसको इम्प्लीमेंट करना था। तो ऑलरेडी ये स्कीम ना ये वाला काम कर ही रही थी। आप समझो बस स्कीम का नाम चेंज करके और थोड़ा सा एलिजिबल बेनिफिशरीज का कुछ एक्सटेंड करके इसको करा गया है। इसीलिए जो ऑलरेडी एम्प्लॉई इस स्कीम के तहत चल रहे थे उनको इसमें नहीं मिलेगा हिस्सा, वो बेनिफिशियरी नहीं बन सकते। तो बेनिफिशियरी कौन बन सकते हैं, तो मैंने आपको गाइस ऑलरेडी कुछ बातें बता दी हैं, ध्यान से समझ लेना। बेनिफिशरीज में नए एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ प्रावधान है, वो ध्यान रखने हैं। तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि जिसकी भी मंथली वेज 15,000 से कम हो और वो किसी स्टैब्लिश रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम ना कर रहा हो, ईपीएफओ के साथ जिसका अकाउंट ना हो 1 अक्टूबर 2020 में, वो सारे एलिजिबल है। ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज़ क्या बोली, फिर मैंने आपको बोला इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखो, बेनिफिट्स तो मैंने आपको कई बताए, तो इसको प्लीज़ रिवाइज कर लेना कि इसमें कैसे कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या प्रावधान है, कोई जो नए इस्टेब्लिशमेंट आए हैं उनको इस तरह से ट्रीट करा जाएगा। तो दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। समझ रहे हो मेरी बात को? इस बात को ज़रूर ध्यान रखना कि किस तरह से इस पे करा गया है, इसके बेनिफिट समझ लेना। तो दिस इज़ अबाउट गाइस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसमें यही आपको ध्यान रखना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कि कब कमेंस हुई, अक्टूबर 1, 2020 तक। एक्सटेंड इसको किया गया था 31 मार्च 2022 के अंदर। इसने क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है,
इसलिए इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्कीम ने बहुत अच्छा काम किया है, सरपास कर दिया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे इनिशिएटिव्स को, और बहुत सारी जॉब क्रिएट करी थी। इसीलिए स्कीम के बारे में हमने पढ़ाई करी है। ठीक है, तो देखो पेपर में ना क्वेश्चन यहीं से आपको शुरू हो जाएगा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन मान लो यहीं से बन गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। फिर उसने पहला ही स्टेटमेंट डाल दिया कि दिस स्कीम हैज सरपास्ड इट्स इनिशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गोल लीडिंग टू जॉब क्रिएशन। फिर उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव और कहीं पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल दे। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस। ठीक है गाइज, तो दिस इज ऑल अबाउट आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ऐसे ही डेली डेली बेसिस पर आपकी जितनी भी 1 साल पुरानी स्कीम्स हैं, नई स्कीम्स हैं, वो चैनल पर डाली जाएंगी। डेली बेसिस पर आप ज़रूर चैनल के साथ जुड़े रहिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। So thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.